नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित रचना उषा। बच्चों, आप जानते हैं प्रातःकाल की जो बेला होती है उसे उषा कहते हैं और उषा काल में हमें काफ़ी सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि वह जो समय होता है वह का मोहक और उल्लास से भरा हुआ होता है। तो हम आज उषा रचना को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। रचना पर दृष्टिपात करने से पूर्व हम रचनाकार के विषय में सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवादी साहित्य में जो जुग आया उसके एक उल्लेखनीय कवि के रूप में जाने गए। हम इनके संक्षिप्त परिचय को देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1991 में देहरादून, जो उत्तराखंड में अवस्थित है, वहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी और उर्दू के जानकार थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया था। शमशेर बहादुर सिंह की ख्याति एक प्रयोगधर्मी, बिंबधर्मी और श्रेष्ठ प्रगतिशील के रूप में की गई थी और इसी क्षेत्र में उनको प्रतिष्ठा भी मिली थी। शमशेर बहादुर सिंह विभिन्न वादों, साहित्य में जो वाद आए थे, जैसे स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यथार्थवाद, इन सभी वादों का वे मिश्रित सर्जक थे। भले ही वे प्रगतिवादी कवि कहलाए, लेकिन उनकी कविताओं में इन सभी वादों का मिश्रित स्वरूप देखने को मिला। शमशेर बहादुर सिंह को इसके लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। इनकी कृतियों में दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, निबंध एवं आलोचना भी फुटकर रूप से प्रकाशित हुए। कविता के अलावे शमशेर बहादुर सिंह निबंध का भी लेखन किया, आलोचना का भी लेखन किया। ऐसे कवि का निधन 1993 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह का हो गया। बच्चों, जैसा कि हम सब ने जाना कि शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद सर्वाधिक चर्चित हुए थे और एक प्रयोगधर्मी और बिंबधर्मी कवि के रूप में जाने गए। तो उषा कविता में भी हम कवि की प्रयोगधर्मिता को देखेंगे और इसके बिंब को देखेंगे। उषा काल का वर्णन कवि ने कैसे नवीनतम प्रयोग के साथ किया है, उसका आनंद हम इस कविता में लेते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्यारे बच्चों, प्रातःकाल का आकाश, नीला आकाश, शंख जैसा, यानी प्रातः काल में जब आप आकाश को देखते होंगे
तो बिल्कुल आकाश नीला है और उसमें थोड़ा थोड़ा उजाला का पुट होने लगता है। कवि ने प्रातः काल के उन स्थिति का वर्णन किया है। प्रकृति में जो ये परिवर्तन होते हैं, अंधेरा समाप्ति के बाद और उजाला आगमन का जो वह क्षण होता है, उस क्षण को उन्होंने यहाँ पर शंख जैसा बताया है। शंख की तुलना उससे की है कि नीले नभ में जैसे शंख होते हैं, नीले शंख होते हैं, उसकी तरह वह दिख रहा है। तो चूँकि यहाँ पर शंख से उसकी तुलना की गई है, तो यहाँ पर कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, कविता की पंक्तियों को पर आप जब दृष्टिपात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस कविता में एक गति है। सूर्योदय के पूर्व का समय वह कैसे धीरे धीरे सूर्योदय होने की ओर बढ़ रहा है और प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी सुषमाओं से हमें परिचित करा रहा है। हम उषा काल में की जो हमें सुंदरता है, मन को भाने वाली है। कभी यहाँ पर रात्रि की श्यामलता और प्रातः काल की श्वेतिमा और सूर्योदय की लालिमा का मिश्रण करता हुआ दिख रहा है। कवि कहते हैं कि राख से पुता हुआ, कविता की पंक्ति को देखिए, बहुत राख से लिपा हुआ चौका। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रातः काल का जो नभ था वह नीला शंख जैसा था और यह जो नीला शंख जैसा हमें दिख रहा था, यह सुबह का, भोर का। भोर वह होता है जब दिन और रात का संधि काल होता है। रात्रि समाप्ति की ओर होती है और वहीं दिन के आगमन का होता है। भोर का नभ, वह भोर का आकाश था नीले शंख जैसा, जो और वह कैसा दिख रहा था, जैसे उसे राख से लिप दिया गया हो, चौका, जैसे चौके को लिपा गया हो और जो अभी गीला पड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि रात्रि में ओस की बूंदें गिरते हैं, तो ओस की बूंदों से भीगा हुआ प्रातःकाल वैसे लग रहा है जैसे चौके को राख से लीप दिया गया। प्यारे बच्चों, आज से बहुत पहले जब चूल्हे में लकड़ियाँ जलाई जाती थी तो उन चूल्हे को सुबह में लीपने की व्यवस्था थी और जहाँ पर खाना बनता था, जो आज किचन के रूप में तब्दील हुआ है, जिसे हम किचन कहते हैं, उसे चौका कहा जाता था, रसोई का चौका। और प्रायः रसोई बनाने वाली महिलाएं प्रातः काल में उन चौकों को लीपती थी। तो राख से जैसे उस चौके को लीप दिया गया हो और लीपने के बाद जो दिख रहा है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति प्रकृति में अभी दिखाई दे रही है। और वह भी कैसा कि अभी गीला है। चौके के गीला होने के बाद स्त्रियां इतनी सजग रहती थी कि कोई उसके अंदर प्रवेश न करे, क्योंकि अगर वह प्रवेश करेगा तो उसका लिपा हुआ बिगड़ जाएगा और उसकी पवित्रता समाप्त हो जाएगी। प्रातः काल के आकाश बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है, शीतल है, हमें आनंद प्रदान करने वाला है और सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि बिल्कुल यह मंगलमय, पवित्रता का यह बोध हमें करा रहा है। कवि ने यहाँ पर पवित्रता
को स्पष्ट करने के लिए ही अभी गीला पड़ा है इसका संकेत दिया है। और ऊपर में भी जिन प्रतीक को चुना है नीला शंख जैसा, चूँकि शंख भी अनुष्ठानिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं और उसकी पवित्रता होती है, वह पवित्रता का सूचक है, उसको दिखलाने के लिए उसने यहाँ पर उसका प्रयोग किया है। तो प्रातः काल का सूर्योदय बिल्कुल मनोहारी दृश्य, राख से लीपे हुए चौके की तरह वह दिख रहे हैं, जिसमें रात्रि की श्यामलता है और दिवस का श्वेतिमा भी उसमें सम्मिलित है। साथ ही सूर्योदय होने को है, जिसकी लालिमा भी दिखने वाली है। यह दृश्य बहुत ही रोचक, मनोहारी और ऊर्जा प्रदान करने वाला। बहुत काली सील जड़ा से लाल केसर की, जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। प्यारे बच्चों, कवि ने यहाँ पर ये बताया है आकाश जो है वह काली सिल पत्थर की तरह है, जिस पर लाल केसर को, केसर आप लोग जानते होंगे वह एक प्रकार का फूल होता है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में हम लोग करते हैं, उसको उस सिलबट्टे पर पीस दिया गया है और पीसने के बाद धुल गया है, उसको धो दिया गया है। और सिलबट्टे पर केसर को धो देने के बाद, पीसने के बाद जब उसको धो देते हैं तो सिलबट्टे पर जो छोटे छोटे उसमें उबड़ खाबड़ गड्ढे होते हैं, उसमें कहीं कहीं उसका लाल रंग अंकित रह गया है। या फिर स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया से कुछ लिख करके उसको लीप दिया है, ये स्थिति है। पहली पंक्तियों में हमने क्या देखा था कि चौके को राख से लीप दिया गया है, वहाँ दिख रहा है। अब कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर कि उस पर जैसे लगता है कि काले पत्थर पर लाल केसर को पीस करके उसको हटा लिया गया है और धो दिया गया है। तो इन दोनों पंक्ति में आप देखेंगे कि हम प्रातः काल से सूर्योदय की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्योदय होने की पूर्व की क्या स्थिति है और सूर्योदय होने की ओर जब हम बढ़ते हैं तो कैसे कैसे प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। प्रकृति में होने वाले इस परिवर्तन को इस कविता में दिखाया जा रहा है, शनैः शनैः दिखाया जा रहा है, पल पल को हम इसमें एक चित्र की तरह देख रहे हैं। यह कविता में की एक गति है, कविता गत्यात्मक हो रही है कि चित्र जो हमारे मस्तिष्क में उभर रहे हैं वह चित्र गतिशील हो रहे हैं, बिल्कुल चलचित्र की तरह वह चल रहे हैं। प्रातःकाल की बेला और मनोहारी दृश्य है, सुंदर सुंदर नीलिमा है और उस नीले क्षण से फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सूर्योदय होने को है। तो उसमें क्या हो रहा है कि लालिमा का पुट हो रहा है, उसका आगमन हो रहा है और बिल्कुल वह यहाँ पर दिख रहा है जैसे यहाँ पर चौके काली पत्थरों पर केसर को, लाल केसर को पीसने के बाद की जो स्थिति होती है, या कोई बच्चा अपने स्लेट पर लाल पेंसिल से, खड़िए से लिख करके और उसको मिटा देता हो और जो स्थिति बनती है वैसा दृश्य है उसको। प्यारे बच्चों, कविता में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की गतिशीलता को तो दिखाया ही गया है। रंगों के लिए ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है जो बिल्कुल नया है, नयापन है। यही कविता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। राख से लिपा हुआ, काले पत्थरों पर केसर पीस के धुला हुआ, या सिलेट पर
खड़िया से लिख करके उसको लीप दे जैसा है। ये सब जो है नए रंग हैं। कवि ने कविता में नव्यता ये प्रदान की है उसमें। साथ ही हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन तो कर ही रहे हैं, जीवन की गतिशीलता का भी यहाँ पर अनुभव हो रहा है। प्रातः काल की बेला में जगना, जग करके एक गृहिणी का चौके को लीप देना, लीपने के बाद फिर सिलवट्टे का उपयोग करना, बच्चे का पढ़ने के लिए आगे बढ़ना, एक कविता में एक बिंब यहाँ पर यह भी प्रदर्शित हो रहा है। कविता का यह बिंब जीवन का गतिशील हो जाना, जीवन में गति आ जाना, प्रातः काल के साथ ही प्रातः काल में केवल प्रकृति में ही परिवर्तन नहीं होते बल्कि जीवन में भी गति आती है, जीवन में भी परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जीवन हमारा क्रियाशील हो उठता है। इसको भी यहाँ पर बखूबी चित्रित किया गया है। चूँकि इस कविता में कल्पना का प्रयोग किया गया है कि काले पत्थर पर लाल केसर को पीस करके धुलने के बाद जो स्थिति बनती है, जो दृश्य उत्पन्न होता है, वह दृश्य प्रकृति में देखने को मिल रहा है, ये कवि की कल्पना है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमान का यहाँ कल्पना के सहारे आरोपित किया गया है। ये कवि की सबसे बड़ी सफलता है कि हम उषा काल की गति को महसूस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कविता की खासियत है। प्रगतिवादी कविता की अपनी खुशबू है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रातः काल का हम आनंद लेते हैं। कविता को पढ़ते हुए हम आनंदित हो रहे हैं कि किस प्रकार भोर का समय है और वह उजाले की ओर बढ़ रहा है और सूर्य की किरण फूटने को है। हम कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। नीला जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि इस कविता में केवल उषा का ही वर्णन नहीं है बल्कि उषा काल का वर्णन है, उषा के समय का वर्णन है, जो किस प्रकार सूर्योदय के पूर्व से प्रारंभ होकर के सूर्योदय तक की जो स्थिति होती है उसको कवि ने यहाँ पर दिखलाने का प्रयास किया है। कविता में गति आती है। नीले आकाश में लालिमा का प्रवेश हो रहा है और थोड़ा सा और अत्यधिक प्रवेश हो गया है। अब लालिमा जो है थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे नीले जल में वह जल है और उसमें कोई गोरे रंग का देह बाहर की ओर निकल रहा है। तो जो स्थिति बनेगी वह दृश्य प्रकृति में हमको देखने को मिल रहा है। आकाश में प्रकाश के आ जाने के बाद, सूर्य के प्रकाश की किरणें का प्रवेश हो जाने के बाद जो दृश्य बनता है वह जल का दृश्य बनता है और उस जल के दृश्य में से सूर्य का निकलना हो रहा है, स्फुटन हो रहा है। तो वह जो स्थिति बनती है वह देखने में ऐसे लगता है जैसे नीले जल में, नीला जल तभी होता है जब बिल्कुल वह साफ सुथरा जल होता है। आप बहुत सारे बच्चे स्विमिंग पूल का आनंद लिए होंगे। स्विमिंग पूल में जब आप जाते हैं तो उसका जल बिल्कुल नीला आपको दिखाई देता है। कारण यही होता है कि स्विमिंग पूल के जल जो हैं से बिल्कुल साफ होते हैं, उसमें आकाश का प्रतिबिंब अत्यधिक दृष्टिगत होता है। बिल्कुल वही स्थिति आकाश में बन रही है और उसमें लग रहा है
जैसे कोई स्त्री अपना चेहरा ऊपर की ओर निकाले जा रही है और वह स्त्री गोरे रंग की है, यानी एक गोरे रंग के देह का जल के मध्य से निकलना जितना सुखदायक लगता है, जितना मनोहारी होता है, ठीक वही स्थिति प्रकृति में उत्पन्न हो गया है। प्रारंभ में बच्चों, कविता के प्रारंभ में हमने देखा कि उषा काल का वर्णन कवि बच्चों की तरह कर रहे हैं, जैसे बच्चे स्लेट पर कुछ लिख करके, लाल खड़िया से लिख करके उसको मिटा दिया हो, वैसा कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा समय व्यतीत होता है तो जो स्थिति बन रही है, जो परिवेश बन रहे हैं, वह परिवेश एक स्त्री की तरह हो रहा है। और वह कैसी स्त्री? जो किसी नदी में स्नान कर रही हो, और स्नान करने के दौरान वह अपने गोरे देह को जल के नीचे से ऊपर की ओर निकाल रही हो। यहाँ प्रकृति में हो रहा है परिवर्तन भी स्पष्ट हो रहे हैं, साथ ही जीवन के क्रियाशीलता को भी दिखाया जा रहा है। प्रारंभ में भी मैंने बताया ऊपर की पंक्तियों में कि किस प्रकार एक गृहिणी जगती है, जग करके अपने चौके को साफ सुथरा करके लीप पोत लेती है, फिर वह सिलबट्टे पर जो कुछ उसका काम है रसोई का उसको कर लेती है, बच्चे को पढ़ने के लिए बैठा देती है और उसके बाद वह स्नान की ओर जाती है। यहाँ पर जीवन का यहाँ तक आ जाना भी, प्रातः काल में जिस तरह से जीवन में गतिशीलता आती है, उस गतिशीलता को भी यहाँ दिखाया गया है। हम कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्यारे बच्चों, अभी तक जिन प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति में हो रहा है परिवर्तनों को कवि हमारे समक्ष रख रहे हैं, वो क्या हो रहा है ऐसा दिख रहा है। नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका, केसर धुला हुआ सिलवट्टा, स्लेट पर लाल खड़िया से लिखा हुआ, और फिर जल से गोरे देह का निकलना। ये गोरे देह का जो निकलना हो रहा है, क्या निकल रहा है, ये थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात थी। वहाँ पर क्या निकल रहा है? एक स्त्री का देह निकल रहा है, लेकिन निकलने जैसा है, निकल नहीं रहा है, निकलने जैसा, जैसे कि जल से कोई गोरे रंग की स्त्री का देह बाहर की ओर निकलना चाह रहा है। कवि कहता है कि अब यह जादू टूट गया, ये टूट गया जादू। ये जो जादू था, जो एक करिश्मा था, हमको लग रहा था कि ये प्रकृति में करिश्मा हो रहा है, कुछ विचित्र घट रहा है, ये जादू अब टूट गया। और ये जादू क्यों टूट गया? क्योंकि अब सूर्योदय हो गया, यानी सूर्य बाहर की ओर निकल गए हैं, सूर्य की किरणें चौतरफा दिखाई देने लगी है, सर्वत्र उजाला ही उजाला हो गया है। ये जो है समस्त संसार सूर्य के उजाले में नहा रहा है, ये उजाला हो गया, यानी वो पहले के जितने भी थे वो सारे जादू समाप्त हो गए, ये अचंभा समाप्त हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम अभी कविताओं में देखा कि कवि ने प्रकृति की सुषमाओं का वर्णन करने के साथ साथ जीवन की क्रियाशीलता को भी दिखाया है। साथ ही उषा काल के दृश्य में जो गति लाई है, वो बिल्कुल एक चलचित्र की तरह हमारे मस्तिष्क के सामने प्रदर्शित होता है। एक कविता के अपनी खासियत थी, अपनी खूबसूरती थी, जिसका अभी हम आनंद ले रहे थे। तो हम इसके कुछ काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इस कविता में उषा काल का गत्यात्मक चित्रण किया गया है, जिसको अभी हमने गतिशीलता के संबंध में आपको मैंने बतलाया। दृश्यों के लिए विशिष्ट रंगों का समावेशन
कविता में जो दृश्य लाए गए उसमें विशिष्ट रंग, ऐसे रंगों का वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता है जिसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। क्या? राख से लिपा हुआ चौका, सिलबट्टे पर लाल केसर पीसने के बाद धुलना और बच्चे द्वारा सिलेट पर लिखने के बाद उसको मिटा देना, या फिर जल के बीच से गोरे नारी देह का बाहर की ओर निकलना। ये सब रंग जो हैं ये विशिष्ट रंग है। इन रंगों के प्रयोग बहुत कम हुए हैं। हम कहते हैं कि वो न के बराबर ही लोगों ने किया है इस कविता के पूर्व। प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की चेष्टा है। पूरी जो गति हो रही है उषा काल से लेकर सूर्योदय तक की जो स्थिति है, एक एक क्षण को, एक एक पल को शब्द में यहाँ पर बांध लिया गया है। और इस को बांधने के बाद क्या हुआ, ग्राम्य परिवेश की सजीवता हो उठी है। मैंने बताया आपको ना कि जीवन में किस प्रकार जीवन क्रियाशील हो रहा है, और वो जो जीवन है वो ग्राम्य परिवेश है। वो जो राख से लिपा हुआ चौके की बात की गई, ये सब ग्राम्य परिवेश में, या सिलबट्टे आदि की चर्चाएं, ये सब गाँवों में देखने की बात होती है। तो ग्राम्य का जो परिवेश है वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है, वह सजीव हो उठता है। कविता के प्रारंभ में नीला शंख में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अन्यत्र जगहों पर जहाँ पर कल्पना का सहारा लिया गया, कल्पना के सहारे के माध्यम से बताया गया कि यह दृश्य उत्पन्न हो रहा है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और समस्त कविताओं का जब हम अवलोकन करते हैं तो इसके गुण क्या हैं, इसमें माधुर्य गुण है। कविता पढ़ने में हमें मनोरम लग रही है। जिस प्रकार हम उषा काल का आनंद लेते हैं, उषा काल का जो दृश्य होता है मनोहारी होता है, वह मुझे उसके मोहक दृश्य हमें सम्मोहित करते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता पढ़ते वक्त भी हम में सम्मोहन पैदा होता है। यह कविता का माधुर्य गुण है। बोलियां मिश्रित सहज भाषा है। भाषा बिल्कुल सहज है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कुछ बोलियों का चौका, लिपा होना, ये सब बोलियां हैं, बोलियों के शब्द हैं, जिसका इन्होंने सहज प्रयोग किया है, जो कि हमें कविता की खूबसूरती को भी नहीं बढ़ाता बल्कि यह हमें आनंद भी देता है। तो प्यारे बच्चों, हम जहाँ तक हम लोगों ने अभी उषा काल का आनंद लिया कविता के साथ में, कविता को आप लोग निश्चित रूप से बढ़िया से समझ गए होंगे। तो हम अब इसको समाप्त करने के पहले हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। उषा कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। शमशेर बहादुर सिंह इसका उत्तर होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं, और इन्होंने उषा कविता में बहुत सारे बिंबों का और प्रयोग किया था। तो शमशेर बहादुर सिंह इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रातः काल के आकाश को क्या कहा गया है? कविता में प्रातः काल का जो आकाश है उसको कैसा कहा गया? नीले शंख जैसा, लाल शंख जैसा, पीली शंख जैसा, हरी शंख जैसा। तो चूँकि प्रातः काल पवित्र काल माना गया है उसको, तो उसके लिए कविता में नीले शंख का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर नीले शंख होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से पहले के समय को किस रूप में चित्रित किया गया है? जादू की रात, जादू की सुबह, जादू का दिन, जादू का संध्या। प्रारंभ में लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, जादू जैसा जो हमें अचंभित करता है, हमें गुदगुदाता भी है और हमें कविता के साथ बांधे रखता है। इसका उत्तर होगा जादू की सुबह। जादू की सुबह है, इसी की तरह दिख रहा है। अगला प्रश्न है, कविता में सूर्योदय के बाद का वर्णन किस रूप में किया गया है? सूर्योदय, जैसे ही सूर्योदय हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? जादू टूट जाता है, जादू बढ़ जाता है, जादू गायब हो जाता है, जादू बदल जाता है। उत्तर है जादू टूट जाता है। जादू समाप्त हो जाते हैं हमारे सामने से, और हम देखते हैं कि सूर्योदय हो गया है। अगला प्रश्न है, कविता में सूर्योदय के समय आकाश को किस रूप में चित्रित किया गया है?
सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय होने वाला है उस वक्त कैसे चित्रित किया गया है। एक युवती, एक बच्चे, एक बूढ़ा, एक पेड़। उत्तर होगा इसका एक युवती। युवती की तरह आपने देखा था ना उसमें कि जल से किसी युवती का गोरा देह निकल रहा हो, तो वहाँ पर उन्होंने युवती का प्रयोग किया था। इसका उत्तर युवती होगा। सूर्योदय से पहले आकाश को किस रूप में चित्रित किया गया है। एक नवजात शिशु, एक बूढ़ा, एक बच्चे, एक पेड़। सूर्योदय से पहले आकाश का चित्रण जो हुआ है इसका उत्तर होगा एक नवजात शिशु। एक नवजात शिशु की तरह आकाश का रंग है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखा और हम समझते हैं कि ये कविता आपके समझ में आ गई होगी। आप इसका घर पर अभ्यास करेंगे, इसको दोहराएंगे, आप इसके प्रतीकों का, इसके बिंबों को आप देखेंगे और कल जब सुबह के समय जो प्रातःकाल होगा उसमें आप इस कविता के प्रतीक और बिंबों को आप खोजेंगे और उसके मनोहारी दृश्यों, मोहक दृश्यों का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।